चिश्ती साहब, आई स्टार्ट विद यू। ये सदर ट्रंप का जो दावा है कि अमेरिका पहले ही जीत चुका है, जबकि ईरानी फ़ौज के रद्द-ए-अमल में कहा गया कि ईरान का अब तक का फ़ौजी नुकसान जो है इनसिग्निफिकेंट है। मैदान जंग की हकीकत क्या है? इस स्टेटमेंट से कितनी मुख्तलिफ है जो इस वक्त दुनिया रिपोर्ट कर रही है, जो खबरें ईरान से आ रही हैं? आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं स्टेटमेंट को? बहुत शुक्रिया भाई साहब। देखिए, जंग तो ऑन ग्राउंड जैसे चल रही है या एयर चल रही है, उसकी परसेप्शन, रियलिटीज और नैरेटिव्स बदल रहे हैं बड़े फ्लूइड तरीके से। और प्रेसिडेंट ट्रंप खुद जो ऑब्वियसली स्पीयर हेड कर रहे हैं सारे ऑपरेशंस को और सुप्रीम कमांडर है दुनिया के सबसे बड़ी मिलिट्री के, उन्होंने इतनी ज्यादा वेरिएशन किया है कि उन्होंने पहली जो मार्च, जब पहले जंग अनफोल्ड करने के चंद घंटे बाद कहा था कि मैं 4 घंटे में खत्म कर दूंगा, फिर राइट नेक्स्ट डे 2 मार्च को उन्होंने कहा कि 6 हफ्ते भी जा सकती है और हम लंबी जंग के लिए भी तैयार है। फिर उन्होंने 19 मार्च को कहा कि मैं जंग चाहूं तो 2 सेकंड में खत्म कर सकता हूं। फिर उन्होंने 22 को कहा कि मैं अगर चाहूं तो मैं तबाही कर दूंगा अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज ईरान ने 48 घंटे में ना खोला। वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि ईरान से बड़े अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो आप जरा ये टेम्परेचर चेक करें कि वेरिएशन इतनी ज्यादा है उनकी कि आज की जो तकरीर हुई है, जो हमारे वक्त के मुताबिक सुबह हुई है, उसको भी सीरियस लेना बहुत चैलेंजिंग और मुश्किल होता है कि वो किस वक्त हो सकता है वो वीकेंड शुरू होने से पहले कोई ऐसा फिर बयान दे दें कि तेल की कीमतें फिर गिर जाएं, लोगों को फिर एक उम्मीद हो जाए। वो वेरिएबल, क्योंकि बुनियादी तौर पर बिजनेसमैन है, तो वो मार्केट की पल्स के हिसाब से मुझे लगता है कि दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज है, ऑयल प्राइसेस हैं, जो वर्ल्ड कमोडिटीज हैं, और सबसे बढ़कर अमेरिका के अंदर जो महंगाई अप एंड डाउन हो रही है, जो 80% जो पॉपुलेशन है या सर्वेस कहते हैं उनकी मुखालफत कर रहे हैं जंग की। तो एक तरफ वो तो खुद पसंद शख्स हैं और उनको पता है कि मेरी पॉपुलैरिटी भी नहीं गिरनी चाहिए, इलेक्शन भी सर पर हैं, अपोजिशन वहां स्ट्रांग अप शुरू हो गई है, ऑलमोस्ट 10 मिलियन लोग निकल आए हैं पूरे। तो ये सारा देखते हुए मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अभी भी शायद वो फाइनल बात नहीं कर रहे, और शायद कल या परसों एक और ऐसा बयान आएगा बिफोर द वीकेंड, ताकि मार्केट स्टॉक एक्सचेंज बंद होने से पहले फिर नीचे आ जाए, ऑयल की प्राइसेस वापस नीचे आ जाए, एक हाइप जो क्रिएट की हुई है वो नीचे आ जाए। तो आई थिंक ये अनसर्टेनिटी को एज अ टूल ऑफ स्ट्रैटेजी के तौर पे या मिलिट्री स्ट्रैटेजी के तौर पर यूज कर रहे हैं। अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि किस तरह वो बैठेगा। हाउएवर, ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं डे वन से कह रहा हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जंग अपने लोगों को और पूरी दुनिया को जीत कर दिखानी है। इतनी बड़ी मिलिट्री माइट ने तारीख में शायद ही कहीं हमला किया हो। अमेरिका प्लस इसराइल, बैक्ड बाय ऑब्वियसली जो फ्रेंडली कंट्रीज इस रीजन के अंदर उनको सपोर्ट कर रही हैं। इसके बावजूद वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पाए। अभी वो ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी चीज जिसको कहते हैं ना, विच शुड लुक लाइक अ विक्ट्री, तो वो क्लेम करें कि मैंने वो कर दिया, जैसे उन्होंने कहा था मैंने रिजीम चेंज हमने कर दिया। और लास्ट पॉइंट इसके ऊपर ये है कि ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप कह रहे थे, ईरान ने तो कोई जीतनी नहीं है जंग। मैं तो डे वन से कह रहा हूँ ईरान ने कुछ नहीं करना सिवाय सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है और परसवेरेंस दिखानी है। नो डाउट बहुत डिस्ट्रक्शन हुई है, इसके बावजूद उन्होंने जो रिस्टेन किया है अपने आप को, ऑब्वियसली कम बैक किया है जिस तरीके से, वो बहुत अप्रिशिएबल है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन ज्यादा रिजॉल्व के साथ मेंटेन कर पाता है। प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान मुझे लगता है कल या परसों ऑब्वियसली एसी की नेगेशन एक और आ जाएगी। ठीक है डॉक्टर हसन, आपके ख्याल में ईरानी गवर्नमेंट जो है इस सूरत हाल को आवाम के सामने किस बयानिए के साथ पेश कर रही है? वो किस तरह से इस सूरत हाल को डील कर रहे हैं अपने मुल्क? बहुत शुक्रिया वासी साहब। देखें, ईरान जो गवर्नमेंट है उसका बयानिया यही है कि दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला किया और हम दिफा कर रहे हैं अपना। और दिफा जो है वो जाहिर सी बात है कि ईरान जो है वो उसके अंदर एक जो सुप्रीम लीडर है वो सियासी अथॉरिटी भी है और मजहबी अथॉरिटी भी है। और जब दिफा का लफ्ज आ जाता है तो फिर उसके साथ जो लोगों की मजहबी अटैचमेंट है वो भी शामिल होती है। यानी उसको दिफाई मानों में सिर्फ ये नहीं है कि आप जवाब दे रहे हैं उसको, बल्कि लोग एक जिहाद के जज्बे के साथ जो है वो दिफा के मैदान में आते हैं। तो इसी तरह पूरी कौम जो है वो ये समझती है कि ये जो बयानिया गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे ऊपर दुश्मन ने हमला किया है और हम उसका दिफा कर रहे हैं, और ये दिफा फ़कत मुल्की सियासी साख को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि समझते हैं कि ये हमारा एक शरई वजीफा भी है, मजहबी तौर पे भी हमारा फरीज़ा है कि हम इसको अंजाम दें। और न सिर्फ गुज़श्ता इब्तदाई हमलात में, बल्कि हम देखते हैं कि आए रोज़ जो है वो ये हमलात जारी हैं। तो इस वजह से लोगों के अंदर जो एक गम गुस्सा है वो तो और ज़्यादा जो है वो मौजूद है कि ये शिद्दत के साथ जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बल्कि अभी तो जो तराने यहाँ पे चल रहे हैं उनका जो मतन अगर हम पढ़ें, मसलन मेहदी रसूली का जो तराना इस पूरे ईरान में इन शाम के इज्तिमात के अंदर चलाया जाता है, उसका टाइटल ये है बेजन के खूब मिज़नी, कि जो सैयद मजीद इनके मिसाइल के इंचार्ज हैं फिजाइया के, उनसे मुखातिब होकर ये कहते हैं कि
आप ये जो दुश्मन को मिसाइल मार रहे हो वो बिल्कुल ठीक मार रहे हो और मजीद इनको मारो। यानी ये अवामी बयानिया है। और बाज़ जगहों पे मैं रोज़ाना रात को मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूँ, लोगों ने प्ले कार्ड के ऊपर ये रखा होता है कि ट्रंप को चाहिए और व्हाइट हाउस को चाहिए कि वो ईरान की तारीख को पढ़ें, उनको चाहिए कि वो इनकलाब इस्लामी की तारीख को पढ़ें। उन्होंने हमारी तारीख को नहीं पढ़ा हुआ, लोग ये कहते हुए नजर आते हैं। कल मैं एक जगह पे इंटरव्यू कर रहा था, तो एक ईरानी जो है वो सीनियर तजियाकार थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो अमेरिका हमें धमकियां देता है, इसने गुज़श्ता हमारा माजी नहीं पढ़ा हुआ और ना ही ये आने वाली हुकूमतों को अपडेट करते हैं व्हाइट हाउस वाले। आज सुबह जो है वो एक प्रोफेसर तेहरान यूनिवर्सिटी के हमारे, मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैंने उन्हें कहा कि ट्रंप तो ये कह रहा है कि हम आपको पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे, तो ईरान क्या करेगा? तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने मुझे बताया कि जिस वक्त अमेरिका मर्ज वजूद में आया था, उस वक्त फारसी के अजीम शायर फिरदौसी को इस दुनिया से गए हुए भी 700 साल गुजर चुके थे। यानी जो फारसी का मारूफ तरीन शायर अजीम शायर फिरदौसी, उसको 700 साल गुजर चुके थे जब अमेरिका खुद मर्ज वजूद में आया। ये इसकी तारीख है। तो लिहाजा ये हमें किस मुंह से धमकी देता है? लिहाजा ईरानी जो कौम है वो अपनी हुकूमत के दिफा के बयानिए के साथ बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खड़ी हुई है। न सिर्फ खुद खड़ी हुई है, गुज़श्ता रोज जो है वो इनके जो मुख्तलिफ बसीज के सेंटर्स हैं, लोगों की डिमांड के मुताबिक उन्होंने फिर रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए कि अगर ज़मीनी तौर पे हमला होता है तो लोग जो है वो लाखों की तादाद में जो है वो अपने दिफा और जिहाद के लिए दुश्मन के मुकाबले में उतरेंगे। राइट, पॉइंट टेकन। शमशाद अहमद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर ये बताइएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के खिताब पर ओवरऑल आपका क्या इंप्रेशन है, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है? और अमेरिका के मुताबिक ईरान की अस्करी कुव्वत जो है वो भी तबाह हो गई है, न्यूक्लियर सलाहियत भी उनकी ख़त्म हो गई है, तो फिर पीछे उनका अब क्या ऑब्जेक्टिव रह गया है अमेरिकन का और अमेरिकन प्रेसिडेंट का इस वॉर में? देखिए, उसके बयान में तो ना कोहेरेंस है, ना कंसिस्टेंसी है, कोई लॉजिक नहीं है और सेल्फ कंट्राडिक्टरी होता है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। तो वो तो सवाए एक जोकर के और उसका कोई रोल नहीं रह गया। तो मैं तो उसको कोई वो नहीं देता इम्पोर्टेंस। ये बदकिस्मती है कि अमेरिका को इस किस्म का सदर नसीब हुआ है। अगरचे बात यह है कि अगर लोग अच्छी तरह तारीख को समझने की कोशिश करें तो अमेरिका ने इस किस्म के वाक़यात बहुत दफ़ा किए। ये जो कुछ ट्रंप कर रहा है, ये 1919 में वुडरो विल्सन बहुत बड़ा प्रेसिडेंट था। उसने ट्रीटी ऑफ वर्साय नेगोशिएट किया जब पहली जंग अज़ीम ख़त्म हुई, और ट्रीटी जब ख़त्म हुआ तो उसके 26 पहले आर्टिकल जो थे ट्रीटी के, वो वुडरो विल्सन ने कहा कि जी ये लीग ऑफ नेशंस का चार्टर बनाया जाए। लीग ऑफ नेशंस उसने बनाई। ही जिसको कहते हैं ना, आर्किटेक्ट था वो लीग ऑफ नेशंस का। लेकिन आफ्टर हैविंग फाइनलाइजिंग द लीग ऑफ नेशंस चार्टर, अमेरिका नेवर साइंड इट। अमेरिका नेवर जॉइंड द लीग ऑफ नेशंस, बल्कि उसका आर्टिकल 10 जिस पे बड़ा जोर देता था, जिससे मुल्कों की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की सेंटिटी का जिक्र था, जो उसने बड़े गौर से डिक्टेट करवाया था विल्सन ने, वो बिल्कुल कोई अमल नहीं हुआ। उसके बाद सारे उस आर्टिकल की वायलेशन होती रही और जल्दी वो लीग ऑफ नेशंस खत्म हो गया। फिर दूसरी जंग अज़ीम के बाद, ये मैं आपको हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ जी कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका ने ये फैसला कर लिया था, हालांकि सोवियत यूनियन इनका पार्टनर था, तो दूसरी जंग के बाद उन्होंने सोचा कि ये इसको हमने ख़त्म करना है और ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है मुस्लिम जिहाद। ये फैसला था और इसके लिए, और उसने ये फिर पाकिस्तान जब रेडीली अवेलेबल था उनको फॉल गाय के तौर पे, हमें रिक्रूट कर लिया गया। हमारे हवाई अड्डे लेके यहाँ से फिर जहाज़ उड़ते थे, पूरी नक्शाकशी होती थी सोवियत यूनियन की, और वो 15-20 साल ये नक्शाकशी हुई। इवेंचुअली अफगानिस्तान में इन्होंने सोच लिया था अमेरिकनों ने कि ये वाटरलू बनाया जाएगा उसका, सोवियत यूनियन का, और उसके लिए किंग ज़ाहिर शाह को रिमूव किया और फिर 2-3 हुकूमतें गिराई और इवेंचुअली सोवियत यूनियन वाज इंडक्टेड इनटू अफगानिस्तान। क्योंकि जब वैक्यूम पैदा हो जाए, एनी ऑर्गेनाइज्ड पावर इन द विसिनिटी विल गेट सक्ड इन, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। तो फिर उसके बाद बड़े वाकयात होते रहे। तो अब जो सिचुएशन है, ये मैं आपको बता दूं, बड़ी हमें होती है कि जी हमें बड़ी इंपॉर्टेंस मिल रही है।
अगर सोचा है आपने कि इस ट्रंप जैसा बेवकूफ आदमी, उसकी नजर करम हम पे कैसे हो गई? वो तो मोदी का दोस्त था। वो पहली टर्म में आते ही उसने सबसे पहले मोदी को कहा था कि मैंने वहाँ रिजॉर्ट बनाना है ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो तुम बेफिक्र रहो। तो मोदी ने इसके कहने पे आर्टिकल 370 35B वगैरह जो था वो एब्रोगेट किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन का। कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म कर दिया। तो इस तरीके से हालात जो हैं हमारे मफादात के खिलाफ वर्कआउट करते रहे और हम बैठे तमाशा देखते हैं। अभी जो बात ये है कि हाँ, फिर वो भी मैं बता दूं कि जो 9/11 हुआ था वो इंजीनियर था। आई वॉज देयर, आई वॉज प्रेजेंट इन न्यूयॉर्क एट दैट टाइम। आई विटनेस द स्काई लाइन ऑफ न्यूयॉर्क चेंजिंग। और मैंने मुशर्रफ को एक मैसेज भेजा था जाती कि अभी देखो ये अब स्काई लाइन बदल गई है, अब दुनिया की स्काई लाइन बदलने जा रही है, सारा नजर तुम पे गिरेगा। और ये सारा अमेरिका की एक साजिश है मुसलमानों को डिवाइड करने के लिए। उन्होंने मुसलमानों को इस्तेमाल कर लिया है सोवियत एम्पायर को तोड़ने के लिए। वो होने के बाद नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज मुस्लिम दुनिया। और वो 9/11 के बाद अफगानिस्तान पे हमला कर दिया और फिर इराक पे हुआ, सीरिया पे हुआ, लिबिया, यानी मुस्लिम दुनिया पे बराबर जंगें करके वो खत्म कर दी। ये अभी कल सिलसिला जारी है। ये जब पहली टर्म में आया है ट्रंप, इसने आते ही सबसे पहले काम वो किया था जो इसके प्रेडिसेसर ने एक न्यूक्लियर डील ईरान के साथ तय किया था। उसमें उसको बाइंड कर दिया था कि वो बम नहीं बनाएगा। और उसने कभी कहा भी था कि मैंने बम बनाना होता तो मैं एनपीटी क्यों ज्वाइन करता। उनके शुरू से इरादा था कि हमने बम नहीं बनाना। तो उसने बड़ा कमिट करके बड़ा अच्छा एग्रीमेंट हो गया था। It took 9 years to negotiate that agreement. It started from 2006 और 2015 में 2015 में वो कंप्लीट हुआ। और इसने 2016 में आते ही पहले एक स्क्रैच किया, क्योंकि नेतन्याहू का ऑर्डर था इसको कि आई डोंट लाइक दिस डील। तो इसने वो किया। उसके साथ ही फिर नेक्स्ट इसने स्टेप लिया कि जेरूसलम को जो है दारुल खिलाफा का रिकग्नाइज किया इसराइल का, और फिर अपना सफारत खाना वहाँ शिफ्ट किया। और ये आज तक किसी अमेरिका के प्रेसिडेंट को जरूरत नहीं थी कि जेरूसलम को उसका दारुल खिलाफा करे, क्योंकि जेरूसलम तो मुस्लिम दुनिया का सीक्रेट सिटी है। तो ये ट्रंप ने किया। और साथ ही फिर अब्राहम अकॉर्ड शुरू कर दिया। उसके मुताबिक इसने इसराइल को कहा कि मैं ये अरबों से मुसलमानों अरब रियासतों से तुम्हारी रिकग्निशन करवाता हूँ। अब इसने ये किया, कुछ चंद रियासतों को करवा दिया, लेकिन जब सऊदी अरब की बारी आई, कमिट उसने भी किया था, जब बारी आई तो वो सऊदी अरब बैक आउट। उसने कहा कि जब बड़े इस्लामी करेंगे मुल्क तो फिर करूंगा। तो इस तरह वो नहीं हो सका। अब इस में आके ये जो गाजा में सारी गड़बड़ हुई है, वो फलस्तीनियों ने इसराइल के साथ झगड़ा लिया था जस्ट टू प्रिवेंट सऊदी अरेबिया फ्रॉम रिकग्नाइजिंग इसराइल, एंड दे सक्सीडेड। अब्राहम अकॉर्ड अब लगता नहीं है शमशाद साहब कि वो इम्प्लीमेंटेबल रहेगा, या अब उसकी कोई वर्थ रहेगी, या उसकी कोई स्ट्रेंथ रहेगी। मुझे ट्रंप ने हर चीज को उलट पुलट कर दिया है। उसने वो पता नहीं किसका दोस्त साबित हुआ, किसका दुश्मन अपनी स्टेटमेंट्स के जरिए। मैं बड़ी कंसिस्टेंट पोजीशन रही है मेरी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट एक पॉपुलिस्ट हैं, और पॉपुलिस्ट दुनिया में जहाँ पे भी होते हैं वो इसी किस्म के डिसीजंस करते हैं, और इसी किस्म के डिसीजंस के आउटकम आते हैं जो कि अमेरिकन सोसाइटी में इस वक्त हमें दिख रहे हैं। और वो अमेरिकन सिस्टम के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है, मुझे लगता है दूसरी दुनिया के चैलेंज के बाद। लेकिन बहरहाल उनके लोगों की चॉइस है, लेकिन इसकी प्राइस जो है वो अभी सारी दुनिया पे कर रही है। लेकिन ये आपने बड़ी तारीखी हवाले दिए हैं, बड़े लंबे, इस पर कई सवालात और भी उठते हैं, कुछ ऑब्जेक्शनेबल हैं, कुछ एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन हम इस वक्त मौजूद बहस जो है वो ये जो इस वक्त सिचुएशन है, आपने बड़े तारीखी हवालों से चीज़ें ये समझाने की कोशिश की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।